डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में MLSU बीकॉम सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसका एनालिसिस और सजेस्टेड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में उनके सजेस्टेड आंसर्स जो हो सकते हैं मैं आपको एनालिसिस करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। Myself, Dr. Hemant Kadunia, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics, presently posted at SMB Government PG College, नाथद्वारा। तो चलिए पहले हम लोग हमारे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर MLSU जो NEP के तहत अभी अलाउड है, अभी एप्लीकेबल है। ये है आपका सिलेबस। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड यूनिट में एक ही चैप्टर दिया गया है, वैसे भी वो बड़ा है, सेंट्रल लेटेंसी। एंड थर्ड यूनिट में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। फोर्थ यूनिट में स्क्यूनेस और कुर्तोसिस 2 चैप्टर हैं। एंड फिफ्थ यूनिट में कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस, ये 2 चैप्टर आपके पास में हैं। तो इस सेकंड सेमेस्टर में आप को जो ये पेपर दिया गया था 2025 के दौरान, वो कैसा था, उस पेपर पे हम लोग चलते हैं। एंड यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, पेपर को चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस को की पहुंच आप तक बन पाए। तो चलिए चलते हैं पेपर पर 2025 में जो आया था। पहले पेज पे साधारण निर्देश पार्ट ए, जिसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 50 शब्दों में सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। पार्ट बी, सभी यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक को सेलेक्ट करते हुए आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 250 शब्दों की रहती है। पार्ट सी, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और आपको उन 5 यूनिट में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए 10 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 20 नंबर आपको रिसीव हो जाएंगे। तो पार्ट ए जो 2025 का था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन जो आया वो था, राइट 1 एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट न्यूमरेशन मेथड। प्रतिदर्श विधि का एक लाभ एवं पूर्ण गणना विधि का एक दोष लिखिए। पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन था। इसको हम यहाँ लिखते भी जाते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहाँ पे 2 नंबर का पहला क्वेश्चन था सैम्पलिंग पर। अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला वो था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ये भी इसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ये प्रश्न हमारे सिलेबस के यूनिट सेकंड के फर्स्ट के अंदर जो ये वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड है। मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा से 2 नंबर का क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन अगली यूनिट से, इफ मीडियन इज 24.65 एंड मोड इज 28.04 फाइंड मीन। यदि मध्य का 64.24 और बहुलक 28.04 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में चला गया। तो जैसा 3 क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली यूनिट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिला जिसमें आपको ये बताना है कि जब सैम्पलिंग ली जाती है तो उसका क्या प्रॉफिट होता है। सिंपल शब्दों में हम कहें तो प्रतिदर्श विधि, सैम्पलिंग मेथड जब लिया जाता है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन, पूरे एरिया का शोध कर पाना संभव नहीं होता,
अगर वो करने जाएंगे, पॉपुलेशन की साइज़ बहुत बड़ी है, किसी जनसंख्या का एनालिसिस कर रहे हैं आप, शिक्षा के एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी समय अवधि जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, काफ़ी महंगी पड़ जाएगी ऐसी तकनीक। तो आपको सैंपल लेना होता है, सैंपल लेने से हम उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे गेहूं की बोरी की अगर बात करें तो जो वो लेने जाते हैं तो उसमें से एक सैंपल के तौर पे कुछ दाने निकाल कर देखे जाते हैं कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है। उसके लिए आप पूरी बोरी को, पूरे बेग को चेक नहीं कर सकते। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप में या क्लास हम लोग कह दें, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब उसके सामने लिखी जाती है, जैसे 0 से 10 लिखा हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 10 से 20 ग्रुप है हमारा और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 से 30 का ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। तो यहाँ अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पहले ग्रुप में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है, दूसरे ग्रुप 10 से 20 में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, तीसरे ग्रुप में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 है। मीन्स उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी बार बारंबारता हुई है, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये, इफ मीडियन इज 24.65, सॉरी, if median is 24.65 and mode is 28.04, find mean. and mode is 28.04। अब हमें कहा गया है मीन निकालना है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है जो इन तीनों के बीच में लिंक होता है, हम लोग उसको बेस बनाकर इसका कैलकुलेशन करेंगे। और वो लिंक होता है एक्स बार सबसे पहले, माइनस जेड इक्वल्स टू 3x बार माइनस मीडियन। वैल्यूज आप लोग रखेंगे तो x बार हमें कैलकुलेट करना है, माइनस मोड का वैल्यू 28.04 दे रखा है, इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x बार हमें नहीं दे रखा, मीडियन का वैल्यू 24.65 दे रखा है। इक्वल्स टू 3x बार माइनस 3 को हम लोग 24.65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 73.95। एंड नाउ हम साइड चेंज कर लेते हैं डेटा की, 3x बार माइनस x बार इक्वल्स टू 73.95 माइनस 28.04, बार इक्वल्स टू हो जाएगा 73.95 माइनस 28.04, और 3 का साइड हम चेंज कर लेंगे डिवाइड बाय 3, तो 15.30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 2 नंबर के, तो अगला प्रश्न इन्होंने दिया, फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 numbers if arithmetic mean is 15 and harmonic mean is 9.6। तो हमें अगेन इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका यूज करते हुए हमें वैल्यूज निकालनी है।
इन्होंने एक्स बार का वैल्यू दिया है 15 एंड एच एम का वैल्यू दिया है 9.6 और हमें कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो आपको इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमारा जो इसका रिलेशन होता है वो है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर द रूट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। बस हमें इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रखना है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अंडर रूट में दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय एच एम 9.6। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 को 9.6 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। ये हमारा आंसर आ गया 12। अगला प्रश्न है तीसरी यूनिट से 2 नंबर का और वो है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर 5, 7, 8 एंड 15। हमें ये जो संख्या दी गई है 5, 7, 8 एंड 15, इस संख्या का विस्तार का गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू रखें इसके अंदर तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 15 और लोएस्ट वैल्यू है 5। 15 में से 5 और नीचे 15 प्लस 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/20 इक्वल्स टू 0.50। ये हमारे इस 5th पार्ट का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन। अब यहाँ मीन डेविएशन का आपको फॉर्मूला पूछा है। डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के बारे में डिस्कस नहीं किया है इन्होंने, और ऑल्टरनेटिव मेथड्स और भी हैं हमारे पास में। मीन डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है मैं आपके सामने तीनों रख देता हूं। मीन डेविएशन, अगर मीन से डेविएशन लेते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा मॉड्यूलस dx डिवाइडेड बाय n। और फॉर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज ये फॉर्मूला है सिग्मा मॉड्यूलस dx f डिवाइडेड बाय n, एंड कंटिन्यूस दोनों में सेम है। अगर हम यहाँ मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो x की जगह मीडियन आ जाएगा, m आ जाएगा, एंड मॉड से कैलकुलेट करेंगे तो x बार की जगह z यूज हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है इफ मीन 30.45, मोड 32.45 and standard deviation is 8.96, find कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमें मीन और मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। यदि माध्य इतना हो, बहुलक इतना हो, प्रमाप विचलन इतना हो तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ प्रश्न में अगर हम वैल्यूज देखें तो वो ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें सीधे उसमें वैल्यूज रखनी है। तो हमें वैल्यूज हैं 30.45, 32.5, 30.45 मीन एंड 32.5 मोड, और स्टैंडर्ड डिवीजन है 8.96। आंसर हो जाएगा 30.45 माइनस 32.5
डिवाइडेड बाय 8.96, तो हमारा आंसर है पॉइंट माइनस में 0.23। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो थ्योरेटिकल है और इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन स्क्यूनेस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विषमता को एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो यहाँ अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लिया जाए तो जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में माध्य और बहुलक जो दो दे रखे हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो हमने विषमता ऑलरेडी ज्ञात की है। तो यही हमारा एक एग्जाम्पल के रूप में हो जाता है कि माध्य और बहुलक या मध्य का मध्य मूल्यों के बीच में जो अंतर है, जो झुकाव है, वो हमारे लिए स्क्यूनेस हो जाता है। नवा क्वेश्चन जो 2 नंबर का है आपके सामने वो है राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। प्रमाप विभ्रम का सूत्र लिखिए। प्रमाप विभ्रम स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट सिग्मा इन ब्रैकेट सिग्मा जो वाई वैल्यूज हैं, वेरिएबल वैल्यूज हैं, उसका डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। अंतिम प्रश्न जो इस पार्ट में है वो है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यूज ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशन इज एप्रोप्रिएट। किन परिस्थितियों में स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग करना उचित होता है। तो जहाँ हमें क्वालिटी देखनी होती है, रैंकिंग देना होता है, वहाँ पर सॉरी स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट बी। हर यूनिट में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको अटेंड करना है। तो जैसा आप फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन टेबुलेशन से रिलेटेड है देख पा रहे हैं। इन अ सैंपल स्टडी अबाउट टी हैबिट्स इन 2 विलेजेस द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व। विलेज ए और विलेज बी का आपको 70% वर मेल्स, 80% वर टी ड्रिंकर्स, 62% वर मेल टी ड्रिंकर्स। इसी तरह से विलेज बी का भी डेटा दे रखा है और उसे टेबुलेशन बनाना है। तो इसका टेबुलेशन विलेज ए और विलेज बी आपको दोनों के लिए बनाना होगा अलग अलग। तो चलिए बनाते हैं। और उसमें इन्होंने जो बाइफर्केशन किया, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो है मेल हो गया तो फीमेल भी हो जाएगा, टी ड्रिंकर्स हो गए तो नॉन टी ड्रिंकर्स हो जाएंगे। तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं टेबुलेशन का। टेबल फॉर टी हैबिट्स of 2 villages। अगर मैं टी ड्रिंकर्स यहाँ ले लेता हूँ, नॉन टी ड्रिंकर इसके नीचे हो जाएंगे। फिर हमें इसके टोटल की आवश्यकता होगी। विलेज को मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। इसमें पहले कॉलम में मैं मेल ले लेता हूँ, दूसरे कॉलम में फीमेल और तीसरे कॉलम में इनका टोटल। सो सेम वे में हम लोग विलेज बी को भी लेंगे। शुरुआत हम करते हैं क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास डेटा दे रखा है, तो हम ओवरऑल टोटल 100 नोट डाउन कर देते हैं। और अब देखते हैं कि इन्होंने फर्स्ट वर्ड कहा है कि 70% पर्सन्स वर मेल। तो इट मीन्स ये हो गया कि 100 का 70 जो है वो मेल है।
तो 30 फीमेल हो जाएगी। इसी वे में 80% वर टी ड्रिंकर, तो इस 100 का 80% टी ड्रिंकर हैं, तो 20 नॉन ड्रिंकर्स हो गए। 62% वर मेल टी ड्रिंकर, मेल और टी ड्रिंकर, अगर आप इस बॉक्स को देखें, मेल टी ड्रिंकर 62%। अब हमें केवल इसकी डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। 70 में से 62 अगर टी ड्रिंकर्स हो गए तो 8 नॉन ड्रिंकर्स हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप लेस करके देख लें, 80 में से 62 अगर मेल हैं तो 18 फीमेल्स हो जाएगी। 12 नॉन टी ड्रिंकर्स हो जाएंगे। टोटल आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैच हो रही है। सिमिलर वे में हम विलेज बी के लिए कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे भी यही, क्योंकि डेटा परसेंटेज में है तो हम ओवरऑल टोटल 100 एज्यूम करते हुए और इसके डेटा को देखते हैं। वो दिया है 55% वर मेल्स, तो 55% मेल हैं, 35% वर टी ड्रिंकर्स, तो इस 100 का 35% टी ड्रिंकर्स हैं और 25% वर मेल टी ड्रिंकर्स। अगेन यही डेटा जा रहा है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। 65 यहाँ हो जाएगा, 45 100 में से 55 लेस करके कैलकुलेट हो जाएगा। 55 में से 25 लेस कर लीजिए, 30 नॉन टी ड्रिंकर्स निकल जाएंगे। 35 में से 25 लेस कर लीजिए, 10 फीमेल्स निकल जाएगी। 65 में से 30 लेस कर लीजिए, 35 आ जाएगा। अगेन आप ओवरऑल एक बार टोटल चेक कर सकते हैं कि हमारा हर तरह से डेटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये था इसका, इस यूनिट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके ओर में जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था वो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंसेस स्केल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट, डिस्कस इन डिटेल। तो जैसा कि अगर आप सिलेबस में देखें तो सिलेबस में भी आपको ये लिखा है कि डेटा मेजरमेंट स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये 4 तरीके के मेजरमेंट स्केल होते हैं जिनका इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के अपना जवाब एग्जाम में लिखना है। तो हमारे लिए 8 मार्क्स का सीधे सिंपल क्वेश्चन रहा कि डेटा मेजरमेंट स्केल कौन कौन से होते हैं, जिसका आंसर का अगर मेन टॉपिक्स की बात करें तो वो सीधे हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। चलिए अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, 4th क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह से था जो यूनिट 2 से रिलेटेड है। फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल विच हैज ओनली बीन partially reproduced, here the mean was found to be 1.46, calculate the missing frequencies। अब इन्होंने अपने को मीन दे दिया 1.46, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अगर आप नीचे टेबल देख रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन्होंने लिख दिया, नंबर ऑफ डेज लिख दिए, एन दे दिया टोटल 200। तो जब भी हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत आसान सा काम है कि जितनी चीजें आपसे मिसिंग की जाएगी उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दी जाएगी। तो आप यहां ध्यान से देखें तो आपको 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग है, 1 और 2 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो हमें 2 इंफॉर्मेशन दे भी रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है 200 और मीन का वैल्यू दे रखा है 1.46। तो हम लोग इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ए और बी मानते हैं। चलिए इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 का। जो x वैल्यूज हैं पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर देते हैं, 0 से लेकर 5 तक है। एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है वो है 46, दूसरे का नहीं दिया, मैं ए एज्यूम कर रहा हूं। तीसरे का भी नहीं दे रखा, सेकंड के सामने भी नहीं दे रखा, मैं उसको बी एज्यूम कर रहा हूं। एंड देन 25, 10 एंड 5 और टोटल इसका 200 दे रखा है।
सो यहाँ मैं एक बात तो मैं क्लियर कह सकता हूँ, अगर फिर आगे की कैलकुलेशन नहीं करूँ, a प्लस बी का जो मेरा वैल्यू होगा वो नेचर सी बात है 200 में से बाकी की फ्रीक्वेंसी का मैं हटा दूं, -46, 25, 10 एंड 5 मीन्स a प्लस बी का जो वैल्यू होगा मेरे लिए वो होगा 200 -46 -25 -10 -5 114। अब हम fx निकाल लेते हैं। x बार की कैलकुलेशन के लिए हमें fx चाहिए होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 46 0 हो जाएगा, a खुद आ जाएगा अपने आप में, b का वैल्यू 2b हो जाएगा, 25 × 3 75, 10 × 4 40 एंड 5 × 5 25। अब हम इनका टोटल लगा लेते हैं, तो 75 + 40 + 25 140 प्लस a प्लस 2b। अब हम x बार का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिग्मा fx अपॉन n बार इक्वल्स टू, और x बार का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा था 1.46, 1.46 के सामने हो जाएगा हमारा टोटल, पहले तो 140 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय n 200। सो अपने को अब इसे सॉल्व करना है। 1.46 को मल्टीप्लाई 200 से कर लेते हैं और 140 को ऐसा कैसा रख देते हैं, चेंज कर लेते हैं 140 का भी, प्लस टू a प्लस बी एज इट इज रह जाएगा, a प्लस 2b। तो अब जो हमारा इक्वेशन फॉर्मेट बन के आएगा वो होगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 200 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 1.46 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 140, तो ये मेरा आंसर है 152। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और जो पहले मेरा वैल्यू था ये वाला जो हमारे पास नोटेड था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख के देख लेते हैं। मेरी पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 2b 152। सेकंड इक्वेशन में से 1 को अपन लेस कर लेते हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, साइन चेंज कर लीजिए, a से ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमारा आंसर बच रहा है सिंगल b इक्वल्स टू 152 माइनस 114 b 38 हो गया, तो बैलेंस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। a प्लस बी 144 है, a इक्वल्स टू 114 माइनस 38, a इक्वल्स टू हो जाएगा 114 माइनस 76। तो दोनों मिसिंग वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। तो हमारा पहला आंसर जो है a का वैल्यू 76 है और b का वैल्यू 38। तो मिसिंग का डेटा को, मिसिंग के क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेंड करेंगे। इसके और में देख सकते हैं यूनिट सेकंड के और में आपको सेंट्रल रेडेंसी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल रेडेंसी, राइट द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं? तो मेरी राय है आपको सभी की डेफिनेशंस तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए, सभी के अंतर जहां जहां दे रखे होते हैं आपको याद होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा अंक गणितीय माध्य और मध्यिका के उपयोग लिखिए। तो किसी भी बुक को आप अच्छी सी बुक को रेफर करके इनके उपयोग को याद कर लें। वीडियो में मैं आपको इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और आपको
पेपर पर एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं यूनिट 3 में जो 2 क्वेश्चन हमारे सामने थे पार्ट बी में 8 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन जो था वो था फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेट्स आपको क्लास में ग्रुप में दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वेट की क्लास अगर आप ध्यान से देखें 44 से 46, 46 से 48 मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम हमारी कॉपी में इसको पहले क्लास और फ्रीक्वेंसी को नोट कर डालेंगे कुछ इस तरह से, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। हमें मिड वैल्यू निकालना है क्लास का। फोर्टी फोर एंड 46 तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 45 हो जाएगा। 46 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 47। जैसे आप देख रहे हैं दो का गैप है तो आप कंटिन्यूशन में इसको लिख सकते हैं। एक बार चेक करते रहिएगा, ये नहीं कि सीधे कंटिन्यूशन में लिखते जाए तो आंसर ही गलत हो जाए। देन इस x का हमें स्क्वायर करना है। आप इसके ऑल्टरनेटिव मेथड जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं रियल वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 45 का स्क्वायर 2025, एंड 47 का स्क्वायर 2209, 49 का स्क्वायर 2401, 51 का स्क्वायर 2601, 53 का स्क्वायर 2809। देन अब बारी बारी से f को x और x स्क्वायर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो x है वो है हमारा 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 135। 24 को 47 से मल्टीप्लाई करना है 7 को 49 से मल्टीप्लाई करना है 1323। 21 को 51 से मल्टीप्लिकेशन 1071, 5 को 53 से 265। आप इसका टोटल लगा लेंगे। अब f को x स्क्वायर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2025 6075, 24 इंटू 2209 53016, 27 इंटू 2401 64827, 21 into 2601 54621, 5 into 2809 14045। आप इसका भी टोटल लगा लेंगे। 192584। देन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो आपको याद करना है रियल वैल्यू मेथड से, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा अंडर द रूट सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा fx अपॉन n होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। हमारा fx स्क्वायर का वैल्यू आया है 192584 डिवाइडेड बाय n का भी टोटल हमें करना होगा 3 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 21 एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है 3922 डिवाइडेड बाय 80 का होल स्क्वायर हमें करना होगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्लस 2 अंडर द रूट पहले इधर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 192584 डिवाइडेड बाय 80 2407.3 माइनस 3922 डिवाइडेड बाय 80 जो भी आया उसका स्क्वायर 2407.45
कर लें 2407.3 माइनस 2403.45 और फिर उसका अंडर रूट 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन है मेरा। सो यूनिट थर्ड का स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके और में आपको थ्योरी क्वेश्चन मिला, वो थ्योरी क्वेश्चन है इस पेपर में, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ दिस पर्सन, एक्सप्लेन व्हाई इज द स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ दिस पर्सन। अपकिरण के विभिन्न माप क्या हैं बताइए कि प्रमाप विचलन अपकिरण का सबसे अच्छा माप क्यों माना जाता है। तो अगर हम डिस्पर्सन की बात करें तो डिस्पर्सन के जो विभिन्न हमारे पास पैरामीटर वो हैं, मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, परसेंटाइल रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है एंड लास्ट वन स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छा इसलिए माना जाता है कि दूसरे जो मेथड्स हैं वो सभी वैल्यूज को ध्यान नहीं देते हैं और अदर जो पोजीशन बेस्ड हमारे डेविएशन होते हैं, पोजीशन बेस्ड डिस्पर्सन होता है, उनके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू आता है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होता है। तो अगेन इस पार्ट को भी आपको किसी बुक से रेफर करते हुए याद करना है। आ जाते हैं यूनिट फोर्थ के अंदर। यूनिट फोर्थ में पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कुर्तोसिस, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ कुर्तोसिस, डिस्कस। कुर्तोसिस को आपको एक्सप्लेन करना है, तो बुक के चैप्टर से आपको इस पार्ट को अच्छे से याद करना है। देन इसके और में जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्क्यूनेस से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। नाइन्थ में दो पार्ट इन्होंने किए। नाइन्थ का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.64, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 13 एंड मीन इज 59.2, फाइंड द मोड एंड मीडियन। एक वितरण के लिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक 0.64 है, प्रमाप विचलन 13 है, माध्य 59 है, बहुलक और मध्यिका ज्ञात है। तो हमें विषमता गुणांक दिया है, प्रमाप विचलन दिया है और माध्य का वैल्यू दिया है, तीन चीजें दे रखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमें दिया है स्क्यूनेस पहले तो कार्ल पियर्सन का, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 13, मीन दिया है 59.2। बहुत आसान है। ऊपर एक फॉर्मूला हमारे पास था, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला पहले वाला x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्क्यूनेस का वैल्यू आपको दिया है 0.64 इक्वल्स टू x बार का वैल्यू भी दे रखा है ऊपर 59.2 माइनस जेड का वैल्यू हम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 13 आपको ऑलरेडी गिवन है, करिए और z का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मध्य का और बहुलक निकालना है, बहुलक मैंने आपको बता दिया 13 इंटू 0.64 8.32 इक्वल्स टू 59.2 माइनस z, z का वैल्यू हो जाएगा 59.2 माइनस 8.32 इक्वल्स टू 59.2 माइनस 8। पहला आंसर हमारा हो गया। अब यहाँ विशेष एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्क्यूनेस जब यहाँ से नोट डाउन करें तो यहाँ माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखें। स्क्यूनेस माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो अभी प्लस है तो हमारा आंसर
50.88 हो गया। चलिए इसका सेकंड फॉर्मूला जो हमारा होता है उसको यूज करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट कैलकुलेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है स्क्यूनेस का, इसमें रख के हमें वैल्यूज दूसरी निकालनी पड़ेगी, मीडियन की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें स्क्यूनेस दिया है 0.64 इक्वल्स टू न्यूमरेटर में एक्स बार हमें दे रखा है 59.2 माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 13 पॉइंट, इससे अगेन 64 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा 8.32 आएगा इक्वल्स टू 59.2 इंटू 3 माइनस 3 m equals to 177.6 माइनस 8.32। मैं 3 को भी इधर वाली साइड लेके चला था। साइड चेंज कर देते हैं तो हमारा 3 का वैल्यू सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। मीडियन इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा m 8.32 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा पार्ट फर्स्ट 9(1) कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इन्होंने कहा फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the Bowley's coefficient of skewness is 1.2, the sum of the first and third quartile is 200 and median is 76. Find out the value of third quartile. कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलेज मेथड, और उसमें हमें ये वैल्यूज दे रखा है। एक आवर्ती वितरण के लिए बाउले का विषमता गुणांक 1.2 है। यदि पहले और तीसरे चतुर्थक का योग 200 है, माध्य का 76 है, तो तीसरे चतुर्थक का मान ज्ञात कीजिए। बाउले के कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हैं उसको ध्यान से रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। बाउले का स्क्यूनेस वैल्यू दिया है 1.2। 1.2 इक्वल्स टू, इन्होंने कहा जस्ट नेक्स्ट लाइन में कि यदि पहले और तीसरे चतुर्थक फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 200, मतलब Q1 और Q3 इन दोनों का जो टोटल है वो 200 है माइनस 2, माध्यिका 76 दे रखी है तो 76 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और तीसरे चतुर्थक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें Q3 Q1 का अलग अलग वैल्यू मालूम नहीं है तो हमें Q3 Q1 को ऐसा ही रखना होगा। अब इससे कुछ इक्वेशन फॉर्मेट तैयार करना होगा अपने को। 1.2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 Q3 1.2 Q1। में से 76 इंटू 2 करके माइनस कर लेते हैं तो 48 इसका वैल्यू होगा। अब हम जो अदर वैल्यू है वो है Q3 और Q1 का टोटल 200 है,
हम उस चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो हम Q3 Q1 को साइड शिफ्ट करके 1.2 को इस तरफ लेके आ गए। तो जो न्यूमरेटर कैलकुलेशन है वो है 200 माइनस 152 48 डिवाइड बाई 1.2 करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टू 40। एंड फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था Q3 प्लस Q1 का जो टोटल है वो 200 है। तो अब आगे का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2Q3 इक्वल्स टू 40, सो Q3 इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। Q1 और Q3 का टोटल 200 है तो Q1 का जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए जाएगा। 200 में से 120 को आप लेस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। यूनिट 5th पर आ जाते हैं। 4 यूनिट हम कर चुके हैं पार्ट बी की। यूनिट 5th में पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, गिव द इंटरप्रिटेशंस व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेक्स द वैल्यूज 0 1 एंड -1। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के गुण बताइए। सहसंबंध गुणांक का मान 0 -1 या +1 आने पर क्या रहता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कोरिलेशन और कोरिलेशन में आपसे कहा गया है सहसंबंध गुणांक के गुण बताइए। तो कोरिलेशन को पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी ऑथर की डेफिनेशन को आप याद करेंगे। देन कार्ल पियर्सन जो इसके ये हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। बेस्ट मेजरमेंट, knowledge of direction, knowledge of degree and limits, measures of covariance, absence। अगेन आप किसी भी बुक से इसको अच्छे से थोड़ा थ्रू होकर याद कर लें। और 0 का मतलब हो गया दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। 1 का मतलब हो गया परफेक्ट कोरिलेशन है। -1 का हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए इसके अथवा की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि है डिराइव द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको x और y तो वेरिएबल्स दे रखे हैं और जिसकी हेल्प से आपको कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से 2 प्रतिगमन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप x और y को नोट डाउन कर देंगे जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। 35, 42, 20, 50, 72 एंड 64। सिमिलरली y सीरीज का भी डेटा आप नोट डाउन कर देंगे। और मैं रिग्रेशन जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स और भी हैं जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप लोग ध्यान दें कि आपको x वेरिएबल का स्क्वायर करना है, y वेरिएबल का स्क्वायर करना है और x इंटू वाई करना है। तो जो x वेरिएबल दे रखा है आप उसका स्क्वायर कर दें, y वेरिएबल दे रखा है आप उसका स्क्वायर कर दें और x और y दोनों वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करके नोट डाउन कर दें। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप लोग आसानी से ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। और जो हमने 5 वेरिएबल 5 कॉलम हमने रख रखे हैं x स्क्वायर, y स्क्वायर और x और y, इन पांचों कॉलम का आपको टोटल लगा लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने पांचों कॉलम का टोटल लगाया। देन रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के लिए आपको y ऑन x इक्वेशन और x ऑन y इक्वेशन, दो इक्वेशंस बनानी होंगी। y इक्वेशन बनाने के लिए जो y ऑन x इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दो वेरिएबल्स काम में लेने हैं।
आपको इक्वेशंस काम में लेनी है। पहली इक्वेशन है सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। सिमिलर वे में जब आप एक्स ऑन वाई इक्वेशन बना रहे होंगे तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन होगी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जिसके लिए भी दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस में आपको जो ऊपर टोटल वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी उसको रखना है। तो जैसे वाई ऑन एक्स इक्वेशन का पहला इक्वेशन जो मेरा है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई मेरा था 324 इक्वल्स टू एन काउंट करने होंगे 1 2 3 4 5 6 ए प्लस सिग्मा एक्स जो कि 283 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई का टोटल 17,296 इक्वल्स टू 283 ए सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल 169। सिमिलरली एक्स ऑन वाई इक्वेशन के लिए भी आपको पहली इक्वेशन सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको रखना है। दूसरी इक्वेशन सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई का स्क्वायर, उनकी वैल्यूज़ जो हमारी टोटल थी वो वैल्यूज़ रखनी है। अब आपके लिए दो इक्वेशन दोनों तरफ है। वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए जो दो इक्वेशन है इनको आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम पहली इक्वेशन को 283 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे सामने ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिमिलरली जब इधर की तरफ बात करें एक्स ऑन वाई में, तो हमारे सामने जो दो इक्वेशंस हैं इनको सेम करने के लिए 324 डिवाइड बाई 6 54 आता है। 54 से इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ए जो है वो सेम हो जाएगा। तो जैसा इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हैं सिमिलरली इक्वेशन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एंड देन जो इक्वेशन बन के आएगी a की वैल्यू जो फाइंड आउट किया आपने y इक्वल्स टू 1.65 प्लस 1.11 x, और इधर x ऑन y इक्वेशन में x इक्वल्स टू a का वैल्यू माइनस 0.89 प्लस 0.89 b का वैल्यू b वाई। तो ये हमारे इस 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपकी हेल्प के लिए इसका PDF जो है सॉल्यूशन का मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट सी में आपको 5 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, 5 में से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें अगर पार्ट सी का, तो वो है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, पहली यूनिट से। एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोगों की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी रेफरेंस बुक से, स्टैटिस्टिक्स की बुक से आप स्टैटिस्टिक्स के जो व्यवसाय में उपयोग होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होते हैं, उनको याद करिए और नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है दूसरी यूनिट से कि जो एक क्लासेस दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इससे आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम, इस डेटा को आप लोग नोट डाउन कीजिए आंसर शीट के अंदर कुछ इस तरह से। क्लास नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको x का वैल्यू चाहिएगा, तो जो क्लास हमारे पास है उस क्लास की मिड वैल्यू निकाल लीजिए। इस मिड वैल्यू का रेसिप्रोकल x निकालना है 1/5 1/15, सिमिलरली दूसरे 1/25 1/35 1/45। और इस रेसिप्रोकल x की जो वैल्यूज हैं उनको आप फ्रीक्वेंसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रेसिप्रोकल XF वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया था, हमने मिड वैल्यू निकाला, उसका रेसिप्रोकल निकाला और रेसिप्रोकल XF कैलकुलेट किया।
देन जो फ्रीक्वेंसी और रेसिप्रोकल एक्सेप्ट कॉलम है उसका आपको टोटल लगा लेना है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं n इक्वल्स टू 35, रेसिप्रोकल एक्सेप्ट का जो सिग्मा है सम है वो है 2.27। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन। सिग्मा रेसिप्रोकल एक्सेप्ट का वैल्यू जो आया वो 2.27 और n का वैल्यू 35, वैल्यू रख के आप रेसिप्रोकल 0.0648 का रेसिप्रोकल करेंगे और आपका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से, यूनिट सेकंड से। यूनिट थर्ड पे आ जाए तो यूनिट थर्ड में इन्होंने कहा फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ शेयर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली गिवन बिलो, स्टेट विच शेयर इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। नीचे दिए गए ए और बी क्रमशः एक्स और वाई मूल्यों से बताइए कि किस अंश के का मूल्य अधिक स्थिर है, शेयर ए और शेयर बी। तो जब स्थिरता की बात आती है, संगतता की बात आती है, तो हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है और इसका जस्ट अपोजिट होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हमें एक्स बार वाई बार निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और उसकी मदद से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है दोनों ही डेटा का। तो सबसे पहला काम आपको, क्योंकि 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को नोट डाउन कर लेंगे, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। दूसरा काम, एक्स वेरिएबल का स्क्वायर कीजिए, वाई वेरिएबल का भी स्क्वायर कर लीजिए। अगला प्रोसेस, आप इनका टोटल लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर, इन सभी का हमने टोटल लगा लिया। नेक्स्ट एक्स बार निकालना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स 530 था तो एक्स बार निकल गया 53। सिमिलरली वाई बार निकाल लीजिए, 1050 डिवाइड बाई 10, 105 हमारा एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन का रियल वैल्यू मेथड से मैंने कैलकुलेशन किया है, आप इसके ऑल्टरनेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड जो आप लगाना चाहें यूज कर सकते हैं। रियल वैल्यू मेथड में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट हमें निकालना है। तो मैंने वैल्यूज रखी, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28160 डिवाइड बाई 10 और सिग्मा एक्स 530 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है 2.65। सिमिलर वे में स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार into 100। हमारा वो है, हो जाएगा 2.65 डिवाइडेड बाय 53 into 100 और इस तरफ हम लोग वैल्यू रख देते हैं 2 डिवीजन डिवाइडेड बाय 105 into 100। हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट होगा वो है 2.65 डिवाइडेड बाय 53%, 105%, 1.90%। 5% है मोर वेरिएबल है, हम लोग जो कम वाली वैल्यू है उसको बोलेंगे मोर कंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे कि जो शेयर बी है वो कंसिस्टेंट ज़्यादा है, स्थिरता ज़्यादा रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट थर्ड से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15,
The following data is related to the score obtained by the 9 salesmen of a company. In an intelligent test, their weekly sales is this one. आपको weekly sales दे रखी है। निम्नलिखित कंपनी के समग्र एक कंपनी के 9 विक्रयकर्ता द्वारा बुद्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों की साप्ताहिक बिक्री से संबंधित है और आपको कहा गया है कि ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन इंटेलिजेंस। सेल्स जो है वो हमारा y है और x वेरिएबल जो है वो टेस्ट स्कोर है। तो हमें y ऑन x इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। और फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इफ द इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 65 व्हाट वुड बी हिज एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स। मतलब अगर बुद्धि परीक्षण x वेरिएबल जो है वो 65 है तो y की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करके बतानी है। तो पहला काम इसका हमें y ऑन x इक्वेशन बनाना है जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। सेम प्रोसेस से हमें क्वेश्चन नंबर 15 में भी करना है। क्या करना है, x वेरिएबल y वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसका x वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, y वेरिएबल दे रखा है, y वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, x वेरिएबल y वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा समय लगेगा इसलिए आप आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, धीरे धीरे कैलकुलेट कर लें। देन जो 5 कैलकुलेशंस हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और x और y, इन पांचों की टोटल लगा लें। देन y ऑन x इक्वेशन बनानी है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सिग्मा y 387 n आपको काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पहली इक्वेशन सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस बी सिग्मा x 387 n 9 हो जाएगा, सिग्मा x 540 एंड सिग्मा एक्स वाई का टोटल 23160, सिग्मा x 540 और सिग्मा x स्क्वायर 334,000। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 0.0375 एंड a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 407.25। अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट पूछा था कि अगर x इक्वल्स टू 65 हो तो y का वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा, तो आप जो x का वैल्यू है वो 65 रख के एंड इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे। y 65 का वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा 404.81। यहाँ क्योंकि हमारा ये पेपर लगभग एंड हो गया है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि कैलकुलेशन के तरीके प्रोसेस जो है वो अल्टरनेटिव तरीके भी हो सकते हैं। इनमें पॉसिबल प्रोसेस करते दौरान अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई है तो जस्ट प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हमने तीनों का आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के व्यू से काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।